जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में लास्ट टर्न हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स में लास्ट टर्न हम लोगों का चैप्टर चल रहा था हीट, यानी कि ऊष्मा। हीट या ऊष्मा के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु में या किसी ठोस में, द्रव में, गैस में जो ऊष्मीय प्रसार होगा, यानी जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, वो किस आधार पर होगा कि थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार किस तरीके से होगा। तो हमने बताया कि अगर प्रसार रेखीय है तो आपकी भुजा कितनी होगी? एक। अगर क्षेत्रीय है यानी क्षेत्रफल में हुआ तो कितनी होगी? दो। और अगर आयतन में है तो हमने बताया आपका प्रसार कितना होगा? तीन जगह पर होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोगों ने इनके बीच में संबंध पढ़ा था, और इनके बीच में संबंध क्या आया था? 1 अल्फा 2 बीटा 3 गामा, ये इन तीनों के बीच में संबंध पढ़ा गया था। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे जल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी द्रव को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन होगा। तो उसके संबंध में बात हुई कि जो जल का आयतन है वो 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है और जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। तो इस संबंध में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग उसी के आगे टॉपिक को, हीट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हीट का जो अगला टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा ऊष्मा का संचरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देखिए, ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां बहुतायत से प्रचलित हैं। ऊष्मा का संचरण क्या होता है? पदार्थ में उसके तापांतर के कारण जो एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का संचरण है। तो डेफिनेशन इसकी लिखना हो तो लिख लीजिएगा। पदार्थ में तापांतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा के संचरण को या गमन को ऊष्मा संचरण कहा जाता है। इसकी तीन विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है चालन, दूसरी संवहन और तीसरी है विकिरण। ये तीन विधियां प्रचलित हैं ऊष्मा के संचरण के लिए। इनसे एक आपका क्वेश्चन बनता है कि चालन किस में होगा, जिसमें चालन को हम लोग इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन। संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन बोला जाता है, और विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। तो यहां से हम लोग इतनी बात कर चुके थे कि जो आपका
चालन, संवहन और विकिरण है। इसके संबंध में हम लोग बात कर रहे थे कि चालन, संवहन और विकिरण तीन विधियां होंगी, कौन सी किसके लिए प्रचलित होगी, इस संबंध में अब आगे देखते हैं। देखिए, चालन विधि के लिए सबसे पहली बात तो इसमें ये याद रखना है कि ठोस में जो ऊष्मा का प्रसार होता है वो आपका चालन विधि के माध्यम से होता है। संवहन के संबंध में याद रखना है कि द्रव में या गैस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि के आधार पर होता है। तीसरा, जिस मीडियम यानी जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो मीडियम आपका कौन सा होता है, विकिरण। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसका माध्यम विकिरण यानी कि रेडिएशन है, इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चालन कौन सी विधि है। तो यहाँ से चालन के संबंध में हम लोगों को याद रखना है कि पहली बात तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण होगा, आप लोग पूरा लिखिएगा, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कण के माध्यम से होता है। ऊष्मा का संचरण कणों के माध्यम से होगा। दूसरी बात, कणों का स्थान बिना बदले होगा, यानी कणों का जो स्थान है वो बदलेगा नहीं, कण अपनी जगह ही रहेंगे और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप स्थानांतरित करेगी, स्थानांतरित होगी और माध्यम क्या होंगे, कण होंगे। यानी एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप कोई लोहे की रॉड ले लीजिए। लोहे की रॉड अगर आपने गैस पे रखी, उसका एक सिरा रखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रॉड गर्म हुई उसमें कणों ने अपना स्थान नहीं बदला, लेकिन कण स्थान बिना बदले ऊष्मा संचरित हो रही है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एक ऐसी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से हुआ। तो आपको याद रखना है कि चालन के माध्यम से हुआ, यानी कि कंडक्शन के माध्यम से हुआ है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको हमेशा के लिए इसमें याद हो जाएगा। एक बार जरा हम देख लें कि आपको सही दिख रहा है या नहीं। ठीक, देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से घरों में जब भवन निर्माण होता है तो जब दीवारें बन जाती हैं और उसके बाद छत पड़ने वाली होती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लेंटर के नाम से जानते हैं। जब छत पड़ने वाली होती है तो पहले क्या होता था, अब तो मशीनों के माध्यम से प्रक्रिया अपना ली जाती है, लेकिन पहले होता ये था कि जैसे मान लीजिए कि किसी का घर ये बन करके तैयार हो गया। अब ये घर बन करके तैयार हो गया, लेकिन दीवारें अभी बनी हैं। दीवारें तो बन गई, लेकिन अभी इसमें जो ऊपर की छत है ये छत अभी नहीं पड़ी। अब दीवारें बन जाने के बाद प्रक्रिया क्या होगी, इसमें छत ऊपर से बनाई जाएगी। छत बनाने के लिए किया क्या जाता था कि छत बनाने के लिए होता ये था कि यहाँ से कुछ बांस बल्ली लगा करके एक इस तरीके से टेम्परेरी सीढ़ी नुमा बना लेते थे। जो मजदूर होते हैं वो टेम्परेरी सीढ़ी नुमा इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें आपका जो रॉ मटेरियल है यानी गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, उसको यहाँ पर मिलाते हैं। यहाँ से मिलाने के बाद दो आदमी यहाँ पर खड़े, दो आदमी यहाँ पर खड़े होंगे, एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है।
और दो आदमी फिर से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, सबने अपना अपना स्थान नियुक्त कर लिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर पूरा जो आपका रॉ मटेरियल है यहाँ पर मिलाया गया। मिलाने के लिए दो आदमियों ने मिलाया, मिला करके यहाँ पर भी मान लीजिए दो आदमी ही खड़े हैं, यहाँ पर भी दो आदमी भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी दो आदमी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी दो आदमी हो सकते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ से किसी पात्र में या बोरी में रॉ मटेरियल लिया गया, यहीं से खड़े खड़े इन लोगों ने इसको पकड़ाया, इसने यहाँ से खड़े खड़े इसको पकड़ाया, इसने यहाँ से खड़े खड़े इसको पकड़ाया, इसने यहाँ से खड़े खड़े इसको पकड़ाया, और यहाँ से खड़े खड़े यहाँ पर पकड़ा दिया। इसमें से किसी ने भी अपना स्थान बदला है क्या? तो किसी ने भी अपना स्थान यहाँ पर नहीं बदला। और बिना इन लोगों के स्थान बदले क्या यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ये शाम तक रहेगा? नहीं रहेगा। अब यहाँ पर शाम तक रॉ मटेरियल भी नहीं रहा, और यहाँ पर पूरी छत बन करके तैयार हो जाती है, यानी कि पूरा रॉ मटेरियल आपका यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन व्यक्तियों को कण मान लें और जो रॉ मटेरियल था उसको ऊष्मा मान लें, तो कणों का बिना स्थान बदले जब ऊष्मा का संचरण होता है तो उस विधि को चालन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एक सरल और साधारण तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से चालन को आपको दिमाग में रखना है। चालन वो है जिसमें चालन ही ना हो, यानी कि चले ही ना वो चालन, लेकिन ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। नोट कर लीजिएगा आप अपनी भाषा में, इसमें हम कुछ बोल दे रहे पॉइंट। चालन के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान कणों के माध्यम से बिना कणों का स्थान बदले स्थानांतरित होती है। अगला पॉइंट, ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है, यानी चालन विधि से होता है। इसके बाद नेक्स्ट, चालन द्वारा ऊष्मा के संचरण को क्या कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो इसे ऊष्मा चालकता कहा जाता है। ऊष्मा चालकता कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। और जिन वस्तुओं में ऊष्मा का चालन, जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु में अगर ऊष्मा का जो चालन है वो जितना अधिक होगा उसकी ऊष्मा चालकता उतनी ही अधिक होगी, यानी संबंध कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती। इसके बाद यहीं से क्वेश्चन बनता है, ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। अभी इसको आप इलेक्ट्रिक में भी पढ़ेंगे, यहाँ पहले ऊष्मा चालकता के आधार पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण
कि ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहले को हम बोलते हैं क्या, पहले को हम लोग बोल सकते हैं चालक, दूसरे को बोल सकते हैं कुचालक, और तीसरे को बोल सकते हैं ऊष्मारोधी। तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें इसको बोलते हैं कंडक्टर, बेड कंडक्टर, और इसमें आपको ऊष्मारोधी याद रखना है। तो 3 भागों में बांटा गया। अब चालक वे होंगे जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो सकता है, जिसमें ऊष्मा संचरण आसानी से या सरलता से हो सके, उन पदार्थों को क्या कहा जाएगा, तो उन पदार्थों को चालक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सभी धातुएं, जैसे अम्लीय जल, एसिड वाटर, इसमें ऊष्मा चालकता होती है। मानव शरीर, तो ये सब उदाहरण होंगे किसके, चालक के। कुचालक जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से न हो सके, उन सभी को क्या बोला जाएगा, कुचालक। एग्जाम्पल लकड़ी, रबर, ये सब कैसे होंगे, ये कुचालक होंगे, सब जानते हो आप लोग। सिलिका, सिलिका, जैसे यहाँ पर गैस हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सब आपके किसके हैं। जैसे अगर आपसे हवा पूछ लिया जाए तो हवा भी कैसा है, क्योंकि गैसें आपकी कुचालक हैं, इसलिए हवा भी कैसी होगी, ये भी आपकी कुचालक होगी। अब आता है ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी के संबंध में याद रखिएगा, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल भी संभव ना हो सके, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन संभव ना हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, ऊष्मारोधी। इसमें 2 तरीके के हैं। जैसे फायर प्रूफ जो कपड़े बनाए जाते हैं वो इन्हीं 2 पदार्थों के होते हैं। एक है आपका एबेस्टस धातु है, और दूसरा है एबोनाइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एबेस्टस और एबोनाइट 2 ऐसे ऊष्मारोधी हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण हो ही नहीं सकता, नोट कर लीजिएगा। एबेस्टस और एबोनाइट। अब दूसरा लिखा हुआ है संवहन। संवहन के बारे में हमने बताया आपको, जो द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण है वो आपका किसके माध्यम से होगा, संवहन के माध्यम से होगा। चालन में कणों का बिना स्थान बदले होता है, इसमें जो ऊष्मा संचरण है इसमें कण स्थान बदलने से, इसमें कणों का स्थान बदलने से ऊष्मा का संचरण होता है। यानी जो कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलेंगे
और इसी के माध्यम से आपका ऊष्मा संचरण होगा। इसको जरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आपका एक पात्र ले लिया गया, इस पात्र के नीचे हमने क्या किया, आग जला दी, इसमें हमने ले लिया पानी। अब पानी इसमें भरा हुआ है और पात्र को हमने आग के ऊपर रख दिया। अब ये पानी गर्म कैसे होगा? देखिए, जैसे जैसे इसमें पानी गर्म होता जाएगा, नीचे वाले जो कण हैं पानी के, ये जैसे जैसे गर्म होंगे ये ऊपर उठ जाएंगे और इनका स्थान लेने के लिए ऊपर वाले ठंडे कण नीचे आ जाएंगे। आप एक बात और भी समझ सकते हो कि जो हल्के कण होते हैं या जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, या आप हवा में भी अभी पढ़ोगे कि जो वायु गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है और जो हवा ठंडी होती है उसका भार अधिक होता है, इसलिए वो नीचे आ जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट पानी में भी लगता है कि जो कण गर्म हो जाते हैं उनका ताप अधिक होने के कारण वो कण ऊपर चले जाएंगे और जो कण भारी कण होंगे यानी जो ठंडे कण होंगे वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया बार बार होती रहेगी और बार बार होने के कारण धीरे धीरे पूरे पात्र का पानी गर्म हो जाएगा। और जब पूरे पात्र का पानी गर्म हो जाएगा तो ये विधि क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर बेंच लगा करके भंडारे का आयोजन किया गया। अब जो भंडारे का आयोजन किया गया, क्योंकि सीजन ही भंडारे का चल रहा है, भंडारे का आयोजन किया गया तो व्यक्ति क्या होंगे, यहाँ से जिसको भी लेना होगा वो आता जाएगा और एक दिशा से लेते जाएंगे और दूसरी दिशा की ओर अपना आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर कण अपना स्थान बदलते जा रहे हैं और जो उनकी उदर पूर्ति है यानी कि ऊष्मा का जो संचरण है वो कैसे हो रहा है, कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान बदल करके। इन दोनों में ही ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो विकिरण है इसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इन तीनों में से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऊष्मा संचरण के लिए ऊष्मा चालकता का ऊष्मा संचरण के लिए ऊष्मा संचरण की किस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के भी हो जाता है, तो वो विधि कहलाती है विकिरण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य से ऊष्मा का संचरण होता है वो किस आधार पर होता है? विकिरण के आधार पर होता है। इसको हम थर्मामीटर में भी आपको बता चुके हैं कि 800 डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ यदि गर्म कर दें तो 800 के ऊपर वो विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएशन प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इन सब में माध्यम की आवश्यकता होगी। सूर्य से जो पृथ्वी को प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त होती है उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम भी विकिरण या आपका रेडिएशन। तो नोट कर लीजिएगा, ये तीनों विधियां हैं। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो ऊष्मा से आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, हीट से कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे जैसे आपसे ब्लैक बॉडी के संबंध में पूछा जाएगा। ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण पिंड क्या होते हैं? ब्लैक बॉडी किसे कहा जाता है या कृष्ण पिंड क्या है? इसमें याद रखना है ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड किन्हें कहा जाता है। तो जो भी कृष्ण पिंड होगा, जो पिंड अपने ऊपर पड़ने वाले
ऊष्मीय भाग का लगभग पूर्ण अवशोषण करता हो, ऐसे पिंड को कृष्ण पिंड कहा जाता है। यानी जो अपने ऊपर या अपनी सतह पर पड़ने वाले जो भी ऊष्मीय भाग है या जो भी ऊष्मीय विकिरण उसके ऊपर पड़ रहा है उसे लगभग 100% या लगभग पूर्ण अवशोषित कर लेता हो, इस प्रकार के पिंड को कृष्ण पिंड कहा जाता है। हालांकि कृष्ण पिंड के संबंध में आदर्श कृष्ण पिंड की बात आती है। आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में ये कहा जाता है कि आदर्श कृष्ण पिंड अपने ऊपर पड़ने वाले जो ऊष्मीय विकिरण है उसका 100% भाग को अवशोषित कर लेता है। अपने ऊपर पड़ने वाले 100% विकिरण को अवशोषित कर लेता है, यानी उसकी सतह पर टकराने के बाद कोई भी विकिरण वापस नहीं जा सकता, इसलिए आदर्श कृष्ण पिंड कहा जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कोई भी पिंड अभी तक आदर्श कृष्ण पिंड नहीं सिद्ध हुआ। सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि जो काला रंग होता है, काले रंग को ही कृष्ण पिंड के संबंध में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। कृष्ण का अर्थ ही काला होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अवशोषण क्षमता जो अभी तक देखी गई, जो सबसे ज्यादा प्रकाश विकिरण को या उसमें विकिरण को अवशोषित कर सके, तो वो है काजल। काजल में लगभग 96% ऊष्मीय विकिरण अवशोषण की क्षमता होती है। तो यहाँ से ये बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा ऊष्मीय विकिरण अवशोषण की क्षमता किसमें होती है, तो काजल में कितनी होती है, 96%। नोट कर लिया? उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़े। इसके बाद आता है ताप दीप्ति। वो हीट से ही अगला पॉइंट बनता है ताप दीप्ति। ताप दीप्ति क्या है? देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो करती क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद उसे प्रकाश के रूप में परावर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम ताप दीप्ति वस्तु कहा जाता है। ताप दीप्ति आप टेम्परेचर से ही समझ रहे होंगे। ताप दीप्ति यानी जो प्रकाश के कारण जो यानी कि जो ऊष्मा है उसे अवशोषित करने के बाद प्रकाश के रूप में परावर्तित कर दे, इस प्रकार की वस्तु को ताप दीप्ति वस्तु कहा जाता है, या इस प्रकार की घटना को ताप दीप्ति की घटना कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे एग्जाम्पल में आप बल्ब में क्या होता है, बल्ब में ऊष्मा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से अवशोषित होती है और फिलामेंट यानी कि जो तंतु है ये कुछ समय बाद ऊष्मा अवशोषित करने के बाद प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है, सूर्य में भी क्या होता है, तो सूर्य में भी इसी तरीके का है कि जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आपका हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो हाइड्रोजन के जलने के कारण जो हीलियम का कन्वर्जन है उसी रूप में आपका प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। तो जो आपका सूर्य है ये क्या हो जाएगा, ताप दीप्त वस्तु हो जाएगा और ये घटना आपकी ताप दीप्ति कहलाएगी। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में से छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। इसी में जैसे आपसे पूछा जाता है प्रतिदीप्ति क्या है। प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का मतलब होता है जो स्वतः प्रकाश न उत्पन्न करे लेकिन दूसरे को प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कर दे।
तो जैसे आपकी चोक कुंडली जो पहले रॉड चलती थी उसमें चोक कुंडली लगाई जाती थी, वो ऊष्मा की दर को बढ़ा देती थी जिसके कारण रॉड जो है वो तेजी से जलने लगती है। तो ये प्रतिदीप्ति है, यानी किसी दूसरे को प्रकाशमान कर देना, तो ये प्रतिदीप्ति कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक किरचॉफ का नियम ऊष्मा के संबंध में काफी फेमस नियम है, इसको भी समझ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? ये कहते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, ये डायरेक्ट कोटेशन लिख करके पूछा गया, ये किसका नियम है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अब इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको किस रूप में कहा गया। देखिए, ये कहा गया इस संबंध में कि जैसे कोई पिंड है, अगर वो कम ताप पर, अगर कोई पिंड है तो वह कम ताप पर अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन अगर करता है, अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन यदि करता है, तो निश्चित रूप से वो कम ताप पर ऊष्मा का अच्छा अवशोषण भी करेगा। ये बात यहाँ पर कही गई, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि कोई पिंड किसी ताप पर ऊष्मा का अगर अच्छा उत्सर्जन करता है तो वो कम ताप पर ऊष्मा का अच्छा अवशोषण भी करेगा। इसमें सिर्फ इतनी बात ही आपको याद रखनी है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह किसका नियम है? तो यह किरचॉफ का नियम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब चलिए आगे देखते हैं। इसी में आपका एक नियम हीट में और बनता है, जिसे हमने पहले भी बताया था, स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संबंध में हमने आपको बताया था E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। इसकी डेफिनेशन भी हमने पूरी लिखाई थी। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती। उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। यहाँ पर जो स्टीफन नियतांक है वो कई बार लिया जाता है। स्टीफन नियतांक को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से बनता है
इसे स्टीफन नियतांक कहा जाता है। इसका मान भी कई बार पूछ लिया गया कि स्टीफन नियतांक का मान कितना होता है। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल, -8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका स्टीफन नियतांक हो जाता है और ये आपका स्टीफन का नियम हो जाता है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर T आपका टेम्परेचर को डिनोट करता है, यानी ताप को, E आपका डिनोट करता है ऊर्जा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बता दीजिएगा। और किरचॉफ का नियम क्या कहता है, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। ये दोनों हीट चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों से सिर्फ इतना ही अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है कि किरचॉफ का नियम किस तरीके से पूछा जाएगा। उसमें दिया जाएगा अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह निम्न में से ऊष्मा के संबंध में किसके नियम से संबंधित है। तो यह किरचॉफ के नियम से संबंधित है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ई, जैसे इसमें अब पूछा जाने लगा है कि स्टीफन का नियम है E प्रोपोर्शनल टू T⁴, E बराबर mc², या वगैरह वगैरह, इस तरीके के कई ऑप्शन होंगे। तो वहाँ पर स्टीफन का नियम याद रखना है, E प्रोपोर्शनल टू T⁴। स्टीफन नियतांक जब पेपर थोड़ा सा टफ करना होता है तो स्टीफन नियतांक के बारे में पूछ लिया जाता है और वह कितना होता है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, यानी 5.67 × 10⁻⁻8 जूल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 5, 6, 7, 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने आपका हीट से संबंधित टॉपिक को पढ़ा है और इसके बाद हीट से रिलेटेड एक वीडियो और आएगा आपके पास। इसके बाद आपका हीट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे लाइट, जो कि हीट, लाइट और इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी, वो खैर आपका केमिस्ट्री में होगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं, जिसमें से लाइट, हीट, ये आपके लाइट, हीट और लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है, ये आपका फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरीके से हीट के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो या आपको लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करिए, हम उसको अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे या अगले वीडियो में उसे बताएंगे। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, या अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का शीतलन नियम। देखिए यहाँ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम है क्या। शीतलन का अर्थ होता है ठंडा होना। तो न्यूटन ने शीतलन के नियम के बारे में, यानी किसी, अब शीतलन के बारे में है तो किसी वस्तु के ठंडे होने की बात ही कही गई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने किसी पदार्थ या किसी वस्तु के ठंडे होने के संबंध में न्यूटन ने क्या कहा था, क्योंकि न्यूटन का शीतलन नियम कई बार पूछा गया और ये ऐसे पूछा जाएगा कि यदि कोई वस्तु
90 डिग्री टेम्परेचर पर है तो उसे 90 से 80 पर आने पर लगने वाला समय 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर यानी 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगने वाले समय के समय से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक ही समय लगेगा दोनों में। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन का शीतलन नियम के संबंध में समझेंगे। तो सभी लोग मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।